बीपीएससी 66 की नई बैच 19 जून से स्टार्ट हो रही है और बीपीएससी 65 मेंस की क्रैश कोर्स 22 जून से स्टार्ट हो रही है। तो जिनको भी लगता है क्लास ज्वाइन करना है, इंक्वायरी नंबर है, यहाँ पे कॉल कर लें, शेड्यूल आपको मिल जाएगा। इसके अलावा हमारी टेस्ट सीरीज़ भी चल रही है, तो टेस्ट सीरीज़ भी जो ज्वाइन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। सारी सिलेबस और शेड्यूल इस इंक्वायरी नंबर। हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी? 65 मेंस की टेंटेटिव डेट आ गई है। वो जो 3 डेट है ना, उसको लेके कंफ्यूज नहीं होइए। शेड्यूल आएगा तो उसके अंदर सारे डेट्स आ जाएंगे जो आपको, जिसमें आपको एग्जाम देने हैं। सबसे पहली बात, अब आपके पास टोटल जो समय बचा है वो टोटल 30 दिन बचे हैं। 30 दिन से ज्यादा नहीं है, 2-4 दिन इधर उधर चला भी जाएगा। हम मान के चलते हैं कमीशन ने जो डेट दिया है उसी डेट पे वो एग्जाम लेने जा रही है। ऐसी स्थिति में कुछ सीक्रेट तो शेयर होना ही चाहिए। आखिर बहुत आदमी ऐसे थे जो सीरियस तैयारी कर रहे हैं, तो वो तो कर रहे हैं, वो आगे भी रहेंगे, वो आपसे आगे ही रहेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ तो तोड़ होगा। बिहार में तो जुगाड़ खूब चलता है, तो कुछ ना कुछ पढ़ाई में भी जुगाड़ कर लें, जिसके कारण अगर आपने पढ़ाई नहीं की है सही तरीके से या करते आ रहे हैं, तो इस 1 महीना में ऐसा क्या करें कि लेवल थोड़ा सा ऊपर आ जाए, लेवल इतना आ जाए कि सिलेक्शन ले लें। समझ में आ रहा है? तो जुगाड़ तो अब करना पड़ेगा। जो बिल्कुल ही नहीं पढ़े उनको तो जुगाड़ ही करना पड़ेगा। और बहुत बार देखो, सही बात है, ये बहुत बार ऐसा होता है कि जुगाड़ टेक्नोलॉजी वाले निकल जाते हैं आगे। ये जुगाड़ कोई निगेटिव वाला जुगाड़ नहीं है, उस तरफ समझ लो ना, दूसरा वाला जुगाड़ नहीं है। ये जुगाड़ है मेहनत करने वाला, पढ़ाई करने वाला, लेकिन स्मार्ट तरीके से। अब ये जो आगे का 1 महीना है, यहाँ पे ये मान के चला जाएगा कि इस 1 महीने में आप एटलीस्ट कम से कम 10 घंटे देंगे। अब इससे कम दोगे तो फिर मुश्किल है, ठीक है? तो 10 घंटे तो मैं मान के चलूंगा। आप अगर जॉब कर रहे हैं तो अब छुट्टी लेने का समय आ गया है, आप छुट्टी ले लीजिए। तो 10 घंटे तो आप कम से कम दे रहे हैं। जब ये 10 घंटे दे रहे हैं तो इसमें क्या करें, इन सारी चीजों पे बात करेंगे। क्योंकि लास्ट टाइम में क्या होता है, कुछ गलत तरीके के कारण हम अपनी मेहनत बहुत अच्छे से करते आ रहे हैं, स्ट्रैटेजिकल चूक हो जाने से पीछे वाले निकल जाते हैं और हम रह जाते हैं। तो वो स्ट्रैटेजिकल चूक नहीं करना है, ठीक है? गधा बनना है, लेकिन स्मार्ट गधा बनना है। गधा बस इसीलिए कह रहा हूं कि इस बोझ को लेके चलना है आपको, इसीलिए कह रहा हूं, ठीक है? लेकिन स्मार्ट तरीके से। वो जो रुई का बंडल है उसको पानी में भिगा के और भारी नहीं करना, उसको हल्का करना है। कैसे होगा? अब आप जब एग्जाम देने, अब 1 महीने बाद एग्जाम है, अब आप लोग में से बहुत सारे जो आंसर राइटिंग नहीं किए वो सब भी बेचैन हो रहे होंगे। देखो, बहुत सारे आप में से ऐसे हैं जिन्होंने आंसर राइटिंग किया ही नहीं होगा। वो ये सोच रहे होंगे कि एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे और सीधा आंसर लिखेंगे। गलत बात। बहुत मुश्किल होगी, ना के बराबर हो जाएगा आपका एग्जामिनेशन निकालना, ना के बराबर। ऐसी स्थिति में अभी क्या करें? ऐसी स्थिति में आप अभी क्या करो, किसी भी सीनियर की हेल्प जरूर लीजिए, या जिनको भी आप जानते हैं उनकी मदद लीजिए, या कहीं ना कहीं ऐसे जगह से जरूर जुड़िए जहां पे आप अपने आंसर को चेक करवा सके। एटलीस्ट आप अपने आंसर को चेक करवा सके, ये बहुत सबसे अहम है। दूसरी बात, फुल पेपर लिखने की कोशिश अब ना करें। फुल पेपर 3 घंटे के अंदर लिखने की कोशिश ना करें। आपको आज भी अगर छोड़ दिया जाएगा, ये एक कड़वा सच है, ये एक हकीकत, आज भी छोड़ दिया जाएगा एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन देके, तो आप 3 घंटे में नहीं भी पढ़े होंगे ना, तो कुछ ना कुछ कहानी लिख ही दोगे और 3 घंटे में पेपर पूरा कर देंगे। तो अभी आपको फुल पेपर नहीं लिखना है। आपको अपने क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन जो लगता है कि आप लिख सकते हैं, उसको चेक करवाइए। प्रीवियस ईयर के पूछे गए सवाल को लिखिए और उसको चेक कराइए। कहीं ना कहीं ऐसी जगह से आप जरूर जुड़ें। वो आपके सीनियर भी हो सकते हैं, ऑलरेडी सिलेक्टेड भी हो सकते हैं, कोई इंस्टीट्यूट भी हो सकता है। जहां भी होता है जुड़ जाओ। और ध्यान रखो, फुल पेपर मत लिखना, फुल पेपर मत लिखना, वो अब बहुत फायदा नहीं करेगा। फुल पेपर लिखने का मतलब बस यही होता है कि 3 घंटा में अपना पेपर पूरा करते हैं कि नहीं। और जब हमारा फोकस 3 घंटा में पेपर पूरा करने का होता है, तो हमारे बीच के कंटेंट पर ध्यान कम हो जाता है, जो सबसे अहम है, जिसकी बात हम लोग अभी करेंगे। तो फुल पेपर आपको नहीं लिखना। बहुत करना है तो 1 से 2 क्वेश्चन आपको लिखनी है। अगर आप कंटिन्यू भी कहीं टेस्ट देते आ रहे हैं, तब भी आप फुल पेपर लिखना छोड़ दो। अगर पहले से देते आ रहे हो तो आप तैयार हैं वैसे भी, तो आप फुल पेपर लिखना छोड़ दीजिए। अब एक
बहुत लिखना है तो 2 क्वेश्चन लिखिए। जो मंजे हुए खिलाड़ी हैं आंसर राइटिंग में वो और घबराए नहीं, वो 2 दिन पर 1 क्वेश्चन लिखे बस, दैट्स इट, इतना ही करना है। लेकिन किसी से चेक जरूर करवाना। सीधे एग्जामिनेशन हॉल में आंसर लिखने वाली जो कॉन्सेप्ट है उसको आप छोड़ दीजिए, खतरनाक होगा, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लो। पहली बात। दूसरी बात, स्टैट को लेकर जो ऑलरेडी बढ़िया है, जिनका स्टैट अच्छा है उनको भी दिक्कत हो जाती है, पिछले 64 में देखा गया है, और जिनका नहीं है उनका तो छोड़ ही दो। तो स्टैट के लिए आप कम से कम 1 घंटा डेली दीजिए, उसमें एक सवाल बनाइए और कुछ बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, जो फॉर्मूला है उसको याद कीजिए। तो नियम बना लो 1 घंटा डेली, नियम बना लो 30 घंटा कम से कम। बहुत खराब है तो 2 घंटा डेली दीजिए। 10 घंटे में 2 घंटा स्टैट को दीजिए, क्योंकि स्टैट वो पोर्शन है जो आपको क्वालिफाई करवाएगा, और अगर खराब हो गया तो फिर क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, सिंपल सी बात है। तो आपको स्टैट ठीक करना है हर हाल में, तो उसको आपको देखते चलिए। 2 घंटा टाइम दीजिए, 1 घंटा प्रैक्टिस कीजिए, 1 घंटा फॉर्मूला याद कर लीजिए, काफी हो जाएगा 30 दिन में। तो ये तो रही सवाल आंसर राइटिंग को लेकर कंफ्यूजन, उसको ठीक करिए। और इसके बाद अब क्या करें, उसके बाद टाइम बचता है तो क्या करें। देखो आपके पास, और ये जो आंसर राइटिंग वाला फॉर्मूला है ये आपके ऑप्शनल पे भी लागू हो जाएगा और आपके जीएस पर भी लागू होगा। दोनों को अलग अलग मत करना, 2 लिखना है तो 1 ऑप्शनल लिख लो, 1 जीएस लिख लो, बस। इससे ज्यादा एक दिन में आंसर नहीं लिखिएगा, क्योंकि अगर लिखने बैठ गए तो आपका टाइम चला जाएगा और फिर दिक्कत हो जाएगी। बस इतना ही लिखिए। और दूसरा, ये 2 हो गए। तीसरा क्या करना है फिर उसके बाद, अब आपको क्या करना है, ये सबसे अहम है। इसके साथ सब अहम ही है, इसके साथ ये भी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है, आपको क्या करना है कि जो भी आपको लगता है क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, नहीं है तो जो नॉर्मल है, जैसे असहयोग आंदोलन के कारण परिणाम क्या था, कॉन्सिक्वेंसेस, रीजन क्या थे, वो आप पॉइंट फॉर्म में लिखो। जैसे असहयोग आंदोलन के कारण क्या थे, रॉलेट एक्ट, जालियांवाला बाग, खिलाफत आंदोलन, पॉइंट में, उसको एक्सप्लेन नहीं करना, पॉइंट में लिखना है। असफल क्यों हो गया, ट्राइबल मूवमेंट क्या कारण था, नेचर क्या था, असफल क्यों हो गया। तो इसको अब डिटेल में नहीं जाना, आपको सिर्फ पॉइंट्स लिखने हैं, क्योंकि यही लिखते लिखते महीना निकल जाएगा। और यही लिखना है करंट अफेयर्स के अंदर। मान लो इंडिया और चाइना रिलेशन पुराना, अभी का कॉन्टेक्स्ट और आगे क्या हो सकता है। तो पुराना रिलेशन, कहां कहां विवाद है, किस तरह का सीमा विवाद है, इकोनॉमिकल भुगतान संतुलन की समस्या है, तो सिर्फ लिखिए भुगतान संतुलन की समस्या, सीमा विवाद, ठीक है। और जैसे अस्थायी सदस्यता में बार बार रोड़े अटका रहा है चाइना, तो इस तरह की जो भी इशू है वो लिख दीजिए। अभी हाल के इशू लिख दीजिए, जो सॉल्यूशन है वो लिख दीजिए। पॉइंट फॉर्म में बनाना शुरू कर दीजिए, यही आपको वहां याद रहेगा। और ये पॉइंट याद रहेगा तो वहां पे डील कर लेंगे, मोटी मोटी किताब पढ़ना बंद कर दो, किताबें मोटी मोटी पढ़नी बंद कर दीजिए। छोटी नहीं, पतली किताबें जो हैं वो पढ़नी स्टार्ट कीजिए, और उसमें भी सिर्फ पॉइंट्स एकदम अंडरलाइन मारते चलिए, ठीक है। करंट अफेयर्स के लिए क्या करें, पिछले 10 महीने या 10 से 12 महीने के बीच का जो करंट अफेयर्स है वो भी मेन इंसिडेंट। करंट अफेयर्स पीटी का तो है नहीं कि सब कुछ पढ़ना है, मेन इंटरनेशनल इशू, साइंस एंड टेक। और यहां पे भी क्या करना है, जैसे कोविड-19 महामारी है, इससे लड़ने के लिए साइंस एंड टेक का रोल, तो आप बता देना कि साइंस एंड टेक के थ्रू हम कैसे कैसे कोविड, किस तरह से किट बना सकते हैं, किस तरह से पोर्टल बनाया गया, और क्या करना है पता है, और क्या करना है आपको, करंट अफेयर्स के अंदर सेक्शन बना लीजिए, इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल रिलेशन, साइंस एंड टेक, मिसलेनियस, ठीक है। इकोनॉमिक्स क्योंकि अर्थशास्त्र से आपसे करंट पूछा जाएगा, जो करंट अफेयर का सेक्शन उसमें नेशनल भी पूछा जाएगा, इंटरनेशनल रिलेशन से भी होगा, उसके अलावा साइंस एंड टेक होगा। और यहां पे आपको क्या करना है, यहां पे आपको डाटा कलेक्ट करना है, और ये जो डाटा है यही डाटा आपको एग्जामिनेशन में काम आना है। क्योंकि एग्जामिनेशन में जब आप आंसर लिखेंगे तो अपनी आंसर के साथ जब तक ऑब्जेक्टिविटी नहीं दिखाएंगे, वस्तुनिष्ठता नहीं दिखाएंगे, तब तक आप एग्जामिनर के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते हो। और अगर आपको कनेक्ट करना है तो आपको ये चीजें दिखानी होगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको इकोनॉमिक्स से जो भी डाटा मिल रहा है, नेशनल और वर्ल्ड, उस डाटा को पॉइंट फॉर्म में लिख लीजिए। और लिखते समय ध्यान रखना कि क्या एग्रीकल्चर वाले फील्ड में इसको हम लगा सकते हैं, इंडस्ट्री में इसको लगा सकते हैं, बिहार के इंडस्ट्री वाले सेक्शन में इसको लगा सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से इंटरनेशनल रिलेशन का आप रख लीजिए, उसी तरह से साइंस एंड टेक का रख लीजिए,
तो वो डाटा रख लीजिए जो आपको रिलेवेंट लगता हो करंट में। वो डाटा बहुत ही जरूरी है और वो डाटा मुश्किल से हमको लगता है 5 से 10 पेज के अंदर वो आपका निपट जाएगा मामला। तो जैसे ही आपने ये किया, आपका एक बहुत बड़ा एरिया कवर हो जाएगा, रिवाइज करना आसान हो जाएगा। और ऑप्शनल पेपर को भी इसी तरह से लेके चलना है। ऑप्शनल में भी पॉइंट्स बनाने हैं, ऑप्शनल में भी पॉइंट्स बनाना है। वहां भी आपका अगर पॉलिटिकल साइंस है, पॉबैड है, इस तरह के डायनेमिक अगर सब्जेक्ट वाले ऑप्शनल पेपर है, हिस्ट्री है तो कोई बात ही नहीं, डायनेमिक वाले हैं तो डाटा तो आपको तैयार करना ही है जो नोट्स का है, उसके साथ करंट अफेयर्स का जो डाटा है वो भी आपको रखना है। समझ में आ रहा है? तो ये सबसे जरूरी है। पॉलिटिकल साइंस के अंदर भी आपको करंट का डाटा चाहिए, जो अभी 131 वाला माहौल चल रहा है या फेडरल सिस्टम है, क्वेश्चन पूछेगा तो आप करंट डाटा के साथ जब तक उसको आप एग्जाम्पल नहीं देंगे तब तक वो सॉलिड आंसर नहीं होगा। समझ रहे हैं? तो इसीलिए जरूरी है कि आप करंट डाटा के साथ अपने आंसर को पुष्ट करें। और अब लंबे लंबे आंसर नहीं लिखने, आपको मैक्सिमम 2 आंसर लिखना है। 2 घंटा अगर स्टैट खराब है तो 2 घंटा दीजिए, बढ़िया है 1 घंटा दीजिए। जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लग रहे हैं, जो भी आने वाले सवाल हैं, उसको पॉइंट फॉर्म में उसका सारा कारण, परिणाम, होना क्या चाहिए, सब कुछ आपको लिख लेना है। करंट अफेयर्स के भी टॉपिक आपको लिख लेने हैं, उससे रिलेटेड डाटा आपको अलग से लिख लेना है। कहीं भी फिट होगा डाल देना, आपका नंबर बढ़ जाएगा। ये वो ट्रिक्स है जो यूज किया जाता है, आप इसको कीजिए, ठीक है? तो जो सीरियसली तैयारी कर रहे हो वो तो कंटिन्यू रहिए ही, लेकिन अगर आपकी तैयारी कमजोर भी है तो आप अगर 1 महीना इसको फॉलो कर लिए, काम बन जाएगा। और इन सबको की गोल गोल बातें साइड में, ये तब होगा जब आपका हेल्थ अच्छा रहेगा। जब हेल्थ अच्छा रहेगा, कोरोना टाइम चल रहा है, समझ में आ रहा है? कोरोना का भी टाइम चल रहा है, इसके अलावा फ्लू का भी टाइम है, बरसात आ गया है, डेंगू का भी समय आ जाएगा। तो इन सब स्थिति को देखते हुए सबसे पहले हेल्दी रहना जरूरी है, और हेल्दी रहने के लिए न्यूट्रिशन की जरूरत है। तो हेल्दी खाना खाइए, क्योंकि आपको पता है एक अच्छा साउंड दिमाग साउंड बॉडी के अंदर रहता है, यानी साउंड माइंड एग्जिस्ट इन साउंड बॉडी। तो साउंड बॉडी आपका नहीं रहेगा, एक स्वस्थ शरीर नहीं रहेगा, आप परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे, परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे। तो बेहतर है कि अपने हेल्थ का भी ध्यान रखिए और बाकी इन चीजों को ऐड कीजिए, सिलेक्शन होगा। नहीं कैसे होगा? सिलेक्शन होगा, ठीक है? इसके अलावा कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। और करंट से रिलेटेड टॉपिक मैं भी कवर करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं 2-4-5 दिनों के अंदर उसको कवर कर दूंगा।